नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज पर आप सभी को हमारे चैनल में फिर से एक बार स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। इसी उम्मीद के साथ चलिए फिर से आज एक नई टॉपिक की ओर हम चर्चा करते हैं। मैं सबसे पहले आपको बता दूं दोस्तों, आज का जो क्लासेस होने वाला है ना, बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। इसलिए आज की क्लासेस को, आज की वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आज का जो मैं टॉपिक करने जा रहा हूं ना, ये हमारे फेरो सबमर्ज्ड अर्क फार्नेस के ऊपर आधारित है। इसमें तो इलेक्ट्रिकल वाले को तो इंपॉर्टेंट है ही है, इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में जो काम करते हैं बंदे, उसके लिए तो इंपॉर्टेंट है ही है, बट प्रोसेस वाले के लिए भी उतना इंपॉर्टेंट है, जो फर्नेस को चलाते हैं, जो फर्नेस को प्रोसेस करते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का जो मैं टॉपिक है वो आपको सबसे पहले बताता हूं। आज का जो टॉपिक है ना, फेरो सबमर्ज्ड अर्क फार्नेस का हम सेकेंडरी करंट कैसे पता करते हैं। जी हाँ दोस्तों, सेकेंडरी करंट कैसे पता करते हैं। नॉर्मली हमारे कंट्रोल डेस्क में सेकेंडरी करंट का पैरामीटर रहता है। हमारे कंट्रोल डेस्क में सेकेंडरी करंट का पैरामीटर रहता है, बट कहीं कहीं पर नहीं रहता है। तो इसको हम ट्रांसफार्मर की जो फार्मूला है, उस फार्मूला के बेसिस पर कैलकुलेशन कर कर हम निकालते हैं। और मैक्सिमम जगह पर दोस्तों इस सेकेंडरी करंट को हम कैसे कलेक्ट कर कर लाते हैं, ठीक ना। सेकेंडरी करंट को हम कैसे करंट करके लाते हैं, किस कैलकुलेशन, किस बेसिस के आधार पर सेकेंडरी करंट को हम पता करते हैं कि हमारा सेकेंडरी करंट ठीक है कि नहीं। ओके, कहीं जगह प्रोसेस में ये कंफ्यूजन आ जाती है। जो हमारे ट्रांसफार्मर की फार्मूला है, उस फार्मूला के आधार पर ट्रांसफार्मर की फार्नेस की जो सेकेंडरी करंट है मैच नहीं करता। मैच क्यों नहीं करता दोस्तों, इसके बारे में भी आज की क्लासेस में मैं आपको बताऊंगा। ओके, तो चलिए समय ना लेते हुए हम अपनी क्लास की ओर आगे बढ़ते हैं। और सबसे पहले दोस्तों, सेकेंडरी करंट कैसे हम पता करते हैं, इसके लिए हम फेरो सबमर्ज्ड अर्क फार्नेस में किस टाइप के ट्रांसफार्मर लगाते हैं और इसमें कैलकुलेशन किस टाइप की करते हैं, और हम यदि ट्रांसफार्मर का पैरामीटर लगाते भी हैं कंट्रोल डेस्क में, तो ये पैरामीटर किस तरह से हम कनेक्शन करते हैं, किस तरह से, किस लॉजिक से यहाँ पर हमारा सेकेंडरी करंट की एम्पियर हमें पैरामीटर में मिलती है, इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले बता दो दोस्तों, इसमें जो हम फेरो सबमर्ज्ड अर्क फार्नेस का प्रिंसिपल क्या है, मैंने पिछले क्लासेस में इसके ऊपर में बहुत सारा वीडियो बनाया हूं। चलिए आज के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगा, आप जाकर वहां देख सकते हैं कि फेरो सबमर्ज्ड अर्क फार्नेस का कनेक्शन किस तरह से होता है, फेरो सबमर्ज्ड अर्क फार्नेस का प्रिंसिपल क्या है। तो मैं एक लाइन में बता दूं दोस्तों कि फेरो सबमर्ज्ड अर्क फार्नेस का सिंपली सा प्रिंसिपल है, इसमें 3 इलेक्ट्रोड रहता है। 3 इलेक्ट्रोड में हम हाई करंट प्रोवाइड करते हैं। कहने का मतलब है 3 इलेक्ट्रोड में हम हाई करंट देते हैं। ये जब जैसे ही रॉ मटेरियल के कनेक्ट में आता है, 3 इलेक्ट्रोड जैसे ही रॉ मटेरियल के कनेक्ट में आता है, तो अर्किंग स्टार्ट होता है, शॉर्ट स्टार्ट होता है। जैसे ही रॉ मटेरियल के कांटेक्ट में आता है ना, तो शॉर्ट होता है, और शॉर्ट जैसे ही होगा अर्किंग स्टार्ट होगा। इसीलिए इस फार्नेस को हम अर्क फार्नेस के नाम से जानते हैं, क्योंकि हाई करंट है। हम यहाँ पर स्टेप डाउन ऑटो ट्रांसफार्मर लगाते हैं। हम यहाँ पर स्टेप डाउन ऑटो ट्रांसफार्मर लगाते हैं, जिसकी सहायता से हम सेकेंडरी साइड में लो वोल्टेज देते हैं। बाय ट्रांसफार्मर लो वोल्टेज निकलता है। अब इंडक्टिव लोड जैसे ही हो जाएगा ना, जैसे मानकर चलिए कि हम फर्नेस चला रहे हैं ना, बाय ट्रांसफार्मर फर्नेस चला रहे हैं, तो ये क्या लोड है, हमारा इंडक्टिव लोड है। और जैसे ही इंडक्टिव लोड हो जाएगा, तो इसका सिंपली सी फंडा है ना, वोल्टेज कम हो गया मतलब सेकेंडरी करंट बढ़ जाएगा। और सेकेंडरी करंट ही हमको चाहिए ना, क्योंकि हम इलेक्ट्रोड में हाई करंट देना है। हाई करंट जब तक नहीं रहेगा तो मटेरियल गलेगा कैसे। इस फंडा से, इस लॉजिक से काम करता है। इसमें मैंने स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगाया। अब स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में किस टाइप की रीडिंग रहती है, किस टाइप से हम सेकेंडरी कैलकुलेशन का हम निकालते हैं, चलिए इसके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले बता दूं दोस्तों, इस टाइप की ट्रांसफार्मर को हम स्टार कंडीशन में भी चलाते हैं, डेल्टा कंडीशन में भी चलाते हैं। स्टार कंडीशन में इसकी डाटा, इसकी सेकेंडरी वोल्टेज अलग मिलता है, लोड कैपेसिटी अलग रहता है। और डेल्टा में इसकी लोड कैपेसिटी, इसकी प्राइमरी करंट, इसकी सेकेंडरी करंट अलग रहता है। ओके, और लोड कैपेसिटी भी अलग हो जाता है।
तो आपको समझने वाली बात है दोस्तों, जो बंदे इस फर्नेस में काम करते हैं वो सिंपली उनको तो पता है दोस्तों कि फर्नेस जब पूरा ठंडा रहता है, चिल्ड कंडीशन में रहता है, तो फर्नेस को सबसे पहले हम लो लोड में चलाते हैं। ओके, कम से कम लोड में स्टार्टिंग करते हैं। यही कारण है दोस्तों कि इस टाइप के ट्रांसफार्मर को उस तरीके से ही डिजाइन किया गया है कि इस टाइप के ट्रांसफार्मर को हम मिनिमम लोड से स्टार्ट कर सकें। इसीलिए इसमें ऑन लोड टेप चेंजर भी रहता है और स्टार डेल्टा का प्रोविजन भी रहता है कि हम स्टार में जैसे ट्रांसफार्मर को ऑन करते हैं तो यहाँ पर हमें लोड बहुत कम मिलता है। ओके, और अनलोड टेप चेंजर की सहायता से हम वोल्टेज को कंट्रोल करते हैं, जिसकी सहायता से हम लोड को अपने हिसाब से कम या ज्यादा कर सकते हैं। तो जैसे ही फर्नेस जब चिल्ड कंडीशन में रहता है तो फर्नेस को हम स्टार में चालू करते हैं, हमारा सेकेंडरी करंट तो सेम ही रहता है बट यहाँ पर लोड कम हो जाता है। कहने का मतलब है दोस्तों, एक 16.5 MVA की फर्नेस है, 16.5 MVA की फेरो फर्नेस है। ओके, यहां पर मैंने 6 MVA का 3 ट्रांसफार्मर लगाया, 6 MVA का 3 ट्रांसफार्मर। कहने का मतलब है दोस्तों कि 18 MVA का ट्रांसफार्मर होना चाहिए। मेरी फर्नेस की कैपेसिटी है 16.5 MVA और मेरी ट्रांसफार्मर की कैपेसिटी फर्नेस कैपेसिटी से 0.5 ज्यादा होता है, ताकि हमें एफिशिएंसी ज्यादा मिल सके, हम फर्नेस को फुल लोड में चला सकें। ओके, क्लियर। अब यहाँ पर होता क्या है कि मानकर चलिए कि हमारा इलेक्ट्रोड में कनेक्शन जाता है। कैसे जाता है? बाय ट्रांसफार्मर जाता है। मैंने पिछले क्लासेस में बनाया था वीडियो कि किसका कनेक्शन कैसा होता है, आज के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप जाकर जरूर देखिएगा दोस्तों। ओके, अब मानकर चलिए कि इसका इलेक्ट्रोड तो मूविंग होता है ना, इलेक्ट्रॉन मूविंग होता है। हम एक 3 फेज ट्रांसफार्मर को एक जगह रखकर यदि इसकी कनेक्शन करने के लिए जाए तो क्या होगा, बहुत ही क्रिटिकल हो जाएगा, है ना। तो इसीलिए इस बेसिस को ध्यान में रखते हुए हम लोग क्या करते हैं, सिंगल फेज की ट्रांसफार्मर को इंस्टॉलेशन करते हैं। ओके, और सिंगल फेज की ट्रांसफार्मर तो मैंने क्या कहा, 18 MVA का ट्रांसफार्मर चाहिए, तो 3 फेज का रहेगा ट्रांसफार्मर, सॉरी 3 फेज यदि हम सिंगल फेज करके डिवाइड कर देंगे तो कितना निकलता है, 3 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो 6 MVA कर 3 ट्रांसफार्मर सिंगल फेज की 3 ट्रांसफार्मर को लगाकर एक फर्नेस में कनेक्शन किया जाता है। अब देखने की बात है दोस्तों कि ये 6 MVA की सिंगल फेज की जो ट्रांसफार्मर है, इसकी रेशियो क्या है, इसकी डाटा क्या है, तो मैं आपके सामने लिख के रखा हूं दोस्तों। मैंने जैसे अभी जस्ट कहा ना कि इस टाइप की ट्रांसफार्मर को स्टार में भी चलाते हैं, डेल्टा में भी चलाते हैं। स्टार में इसकी डाटा कैलकुलेशन अलग रहती है और डेल्टा में इसका वोल्टेज और करंट अलग रहता है। तो समझिए स्टार कंडीशन में 6 MVA की एक ट्रांसफार्मर हम लेते हैं जो सिंगल फेज की है, 1 टेप में इसकी लोड हो जाएगा 2.3, 1 टेप में लोड हो जाएगा 2.3 MVA। ओके, सेकेंडरी करंट 32,000 रहेगा, सेकेंडरी करंट 32,000 रहेगा। ओके, सेकेंडरी वोल्टेज रहेगा 72 वोल्ट। मैंने कहा था ना कि लॉ साइड एलबी साइड में, ट्रांसफार्मर की एलबी साइड में वोल्टेज बहुत ही कम हो जाता है, जिससे यही कारण है, इसका यही कारण है कि करंट हमको ज्यादा मिलता है। सेकेंडरी वोल्टेज हो जाएगा 72, प्राइमरी करंट हो जाएगा 209 एम्पियर, 209 एम्पियर, और प्राइमरी वोल्टेज 11,000 1 टेप में। ठीक है, ये 1 से लेकर 33 टेप तक है, इसका लास्ट 33 टेप में ये फुल लोड में चला जाएगा। अब स्टार में फुल लोड कितना जाएगा वो देखते हैं। 33 टेप में जैसे ही स्टार में हम इसको रखेंगे दोस्तों, तो ये 33 टेप में इसकी सेकेंडरी करंट तो फिक्स रहेगी, 32,000 ही रहेगी। सेकेंडरी वोल्टेज हो जाएगा 144, ओके, प्राइमरी करंट हो जाएगा 419, और प्राइमरी वोल्टेज तो 11,000 है ही है, 11,000 कांस्टेंट रहेगा, और इसकी लोड हो जाएगा, लोड यहाँ पर 33 स्टेप में क्या होगा, 33 स्टेप में सिर्फ 2 चीज ही चेंज होगा, एक तो सेकेंडरी वोल्टेज 144 हो गया, और हमारा लोड हो जाएगा 4 MVA। 1 टेप में लोड कितना था, 2.3 MVA, और जैसे ही इस ट्रांसफार्मर को मैंने स्टार में 33 टेप लेकर गया तो इसकी लोड हो गया 4 MVA। ओके, क्लियर, ये स्टार की डाटा आपको मैंने दिया। अब डेल्टा में आते हैं दोस्तों। डेल्टा में 1 टेप में इसकी सेकेंडरी करंट तो सेम ही रहेगा, 32,000 ही रहेगा, सेकेंडरी वोल्टेज 125 रहेगा, और प्राइमरी करंट हो जाएगा 363 एम्पियर। ओके, और प्राइमरी वोल्टेज तो कांस्टेंट है, 11,000 मैंने दे के रखा हो तो 11,000 है, और इसकी लोड हो जाएगा 4 MVA। ओके, क्लियर। 33 टेप में डेल्टा कंडीशन में जो हमारा ट्रांसफार्मर है वो हमारा चला जाएगा
33 टेप में इसकी सेकेंडरी करंट कम हो जाएगी, क्योंकि इसका सेकेंडरी वोल्टेज थोड़ा सा बढ़ जाएगा। हमारा सेकेंडरी वोल्टेज कितना हो जाएगा 250। जैसे ही सेकेंडरी वोल्टेज 250 हो जाएगा तो सेकेंडरी करंट कम हो जाएगा ना, जस्ट मैंने कहा, क्योंकि इंडक्टिव लोड है। और प्राइमरी वोल्टेज तो मेरा 11,000 है ही है, 11,000 रहेगा। प्राइमरी करंट हो जाएगा, प्राइमरी करंट कितना हो जाएगा 545, और लोड कैपेसिटी बढ़कर हो जाएगी 6 MVA। लोड कैपेसिटी बढ़कर हो जाएगी 6 MVA। ओके, सिंगल फेज की ट्रांसफॉर्मर है ना, तो 33 केप में फुल लोड में चली जाएगी ना, फुल लोड में चली जाएगी। अब मानकर चलिए आपके माइंड में कंफ्यूजन होगा दोस्तों, मैंने कहा कि ये 16.5 MVA की फर्नेस है, इसकी 3 फेज कैलकुलेशन में लेता हूं। 3 फेज में ये 3 ट्रांसफॉर्मर सिंगल फेज की 6 MVA की है, तो 3 फेज जैसे ही हो जाएगा तो 18 MVA की ट्रांसफॉर्मर हो गया ना, 18 MVA का ट्रांसफॉर्मर हो गया ना। अब हम कहते हैं दोस्तों कि हम अपने आप 3 फेज की ट्रांसफॉर्मर के हिसाब से आपको कैलकुलेशन समझाते हैं। हमारे कंट्रोल डेस्क में 3 फेज के हिसाब से डाटा मिलता है। हमारे कंट्रोल डेस्क में जो डाटा रहता है ना, हमारे 16.5 MVA की फर्नेस वहां चल रहा है। मैंने सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर देकर कनेक्शन किया, लेकिन कनेक्शन तो तीनों फेज मिलाकर कर रहा हूं ना, तीनों फेज जाकर इंक्लूड होकर फर्नेस में कनेक्शन हो रहा है ना। यहीं पर कुछ बंदा कंफ्यूजन होता है। जैसे मानकर चलिए मैंने सिंगल फेज का डाटा उसको दिया, अरे भाई सिंगल फेज का डाटा, वो सिंगल फेज का डाटा सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर मैंने क्यों लगाया, आपको जस्ट अभी समझाया ना, क्योंकि मेरा तीनों इलेक्ट्रोड मूविंग होता है। मैं 3 फेज का ट्रांसफॉर्मर जब लगाऊंगा 18 MVA का, तो उसकी जो कनेक्शन है वो बहुत क्रिटिकल हो जाएगी। उसकी कनेक्शन को हम मूव कराकर इलेक्ट्रोड में कनेक्शन जैसे करेंगे तो कनेक्शन नहीं हो पाएगा, बहुत ही क्रिटिकल हो जाएगा। इस कंडीशन को ध्यान में रखते हुए क्या मैंने सिंगल फेज की ट्रांसफॉर्मर लगाया। अब सिंगल फेज की ट्रांसफॉर्मर के डाटा के हिसाब से हम यदि पैरामीटर में रेशियो निकालते रहे बैठ गए तो जिंदगी में नहीं मिलेगा दोस्तों। अब यहां पर मैंने सिंगल फेज 1 फेज में 32,000 एम्पियर ले रहे हैं, है ना, डेल्टा स्टार में 32,000 एम्पियर ले रहा है, तो सिंगल फेज 32,000 इंटू √3 होगा ना। 3 फेज का कैलकुलेशन यहां पर करना है, सिंगल फेज का नहीं करना है। मैंने ट्रांसफॉर्मर में आपको बताया कि सिंगल फेज का ट्रांसफॉर्मर है, लेकिन 3 ट्रांसफॉर्मर मिलाकर 3 फेज सप्लाई हम फर्नेस को प्रोवाइड करते हैं बाय ट्रांसफॉर्मर। तो यहां पर 3 फेज के हिसाब से हमेशा कैलकुलेशन कीजिएगा, चाहे प्राइमरी करंट की कैलकुलेशन हो, चाहे सेकेंडरी करंट की कैलकुलेशन हो, या सेकेंडरी वोल्टेज की कैलकुलेशन हो, तो आप 3 फेज मिलाकर कैलकुलेशन कीजिएगा। आपको एक ट्रांसफॉर्मर की डाटा मिल गया तो उस डाटा के हिसाब से जैसे 3 फेज का बात हो जाएगा तो √3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब 32,000 को इंटू 1.732 से इंटू करेंगे, समथिंग 55,000 एम्पियर हमको मिलेगा स्टार में 1 टेप में। 1 से लेकर 33 टेप तक स्टार में हमें 55,000 एम्पियर मिलेगा। यदि हमारा स्टेप बाय स्टेप, अब यहां पर देखना क्या दोस्तों कि मैंने ट्रांसफॉर्मर की डाटा को तो उठाकर रख लिया हाथ में। मैंने देखा कि हमारा सेकेंडरी करंट 32,000 है, सेकेंडरी वोल्टेज 72 है, और हमारी जो प्राइमरी करंट है 209 है। अब फर्नेस के ऊपर डिपेंड करता है, कि हमारा जो डाटा है, ये डाटा मान के चलिए कि ये सेकेंडरी वोल्टेज कहीं पर ड्रॉप हो गया, तो कैलकुलेशन जब करेंगे ना तो ये 55,000 मिलेगा नहीं। अब क्यों नहीं मिलेगा वो भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन मैं बता रहा हूं दोस्तों, इसकी फुल एम्पियर हमारे ट्रांसफॉर्मर की स्पेसिफिकेशन के अनुसार, हमारे यदि 16.5 MVA की फर्नेस है तो 18 MVA का ट्रांसफॉर्मर हुआ। 3 फेज मिलाकर कभी भी आप सिंगल फेज के बेसिस के ऊपर कैलकुलेशन नहीं कीजिएगा। आप 3 फेज ट्रांसफॉर्मर को मिलाकर √3 से 32,000 को √3 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, आपका फुल लोड सेकेंडरी एम्पियर निकल जाएगा। ये आपका परफेक्ट फुल लोड सेकेंडरी एम्पियर आपके सामने है। यदि आपकी फर्नेस 16.5 MVA की फर्नेस है, जहां पर 18 MVA का ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, वहां पर हमारा फुल लोड सेकेंडरी करंट 55,000 होना चाहिए। ये आपकी कैलकुलेशन आपकी ट्रांसफार्मर की स्पेसिफिकेशन के अनुसार है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं
कि ट्रांसफॉर्मर की कैलकुलेशन के हिसाब से तो मैंने अपना डाटा निकाल लिया कि हमारा ये एक्चुअली होना चाहिए। हमारा मैक्सिमम 18 MVA ट्रांसफॉर्मर की सेकेंडरी करंट 55,000 एम्पियर होना चाहिए। ओके, होना चाहिए। अब हम मान के चलिए कि 55,000 होना चाहिए, हमको पता है। ओके, हमारा मैक्सिमम सेकेंडरी करंट 18 MVA ट्रांसफॉर्मर की 16.5 MVA की यदि फर्नेस चल रही है तो उसका 55,000 सेकेंडरी करंट होना चाहिए, ये हमको पता चल गया। अब मानकर चलिए कि हमारा पैरामीटर कंट्रोल डेस्क में नहीं लगा हुआ है, हमको कैलकुलेशन करना है। और करेंगे ट्रांसफॉर्मर का जो फार्मूला है ना, ये ट्रांसफॉर्मर का जो फार्मूला है VP इंटू IP इक्वल टू VS इंटू IS। यह VP क्या दर्शाता है? ये ट्रांसफॉर्मर का जो फार्मूला है ना, VP इंटू IP इक्वल टू VS इंटू IS। ये VP क्या दर्शाता है? प्राइमरी वोल्टेज को दर्शाता है। IP क्या दर्शाता है? प्राइमरी करंट को दर्शाता है। VS क्यों दर्शाता है? सेकेंडरी वोल्टेज को दर्शाता है। और IS क्या दर्शाता है? सेकेंडरी करंट को दर्शाता है। हमारे कंट्रोल डेस्क में जो फर्नेस चलती है ना, वो नॉर्मली आपको डेफिनेटली दोस्तों आपको प्राइमरी वोल्टेज मिल जाएगा, प्राइमरी करंट मिल जाएगा और सेकेंडरी वोल्टेज भी मिल जाएगा, क्योंकि ये सब हमारा बाई ब्रेकर में CTPT लगा हुआ रहता है, वहां से बाई वायर कनेक्शन होकर डेफिनेटली देना पड़ता है दोस्तों, ताकि हमें लोड कितना लोड में फर्नेस चल रहा है CTPT के द्वारा बाई लोड कितना, फर्नेस का लोड कितना चल रहा है वो तो हमको जानना है ना। तो जब जानना है तो प्राइमरी करंट डेफिनेटली हमको मिलेगा, प्राइमरी वोल्टेज डेफिनेटली हमको मिलेगा, और सेकेंडरी वोल्टेज हमको इजिली इसलिए मिल जाता है कि यहाँ पर लो वोल्टेज रहता है, सेकेंडरी साइड में लो वोल्टेज रहता है, तो यहाँ पर PT लगाने का जरूरी नहीं पड़ता है। डायरेक्ट बाय केबल कन्वर्टर से कनेक्शन होकर हमारे जो सेकेंडरी वोल्ट मीटर है उसमें कनेक्ट हो जाता है, जिसके कारण हमें सेकेंडरी वोल्टेज इजीली मिल जाता है। अब मानकर चलिए कि सेकेंडरी करंट हमारे पैरामीटर में जैसे मैंने बताया कि 3 फेज में सपोज फर्नेस हमारा फुल लोड में चल रहा है, या फर्नेस हमारा मानकर चलिए कि 18 MVA की फर्नेस है, तो हमारा चल रहा है 10 MVA में चल रहा है। ओके, 10 MVA में चल रहा है, 10 MVA में फर्नेस चल रहा है। तो जैसे ही 10 MVA में फर्नेस चल रहा है तो हमने देखा कि हमारा प्राइमरी करंट और प्राइमरी वोल्टेज और ये सेकेंडरी वोल्टेज सब हमको पैरामीटर में मिल रहा है। तो मैंने देखा कि यहाँ पर सबसे पहले मैं कैलकुलेशन करके निकाल लेता हूँ। ये कैलकुलेशन किस तरह से निकालेंगे मैं बताता हूँ दोस्तों। हमको क्या चाहिए? सेकेंडरी करंट चाहिए ना, तो सेकेंडरी करंट इधर आ जाएगा, सेकेंडरी करंट इधर आ जाएगा। सेकेंडरी करंट इक्वल टू हम क्या करेंगे, प्राइमरी वोल्टेज इंटू प्राइमरी करंट बाय सेकेंडरी वोल्टेज, ओके, इक्वल टू 11,000 इंटू प्राइमरी वोल्टेज। अब आप देखेंगे कितना, 10 MVA की फर्नेस चल रही है, तो 10 MVA की फर्नेस चल रही है। जैसे इंडक्टिव लोड की बात आ जाती है तो यहाँ पर पावर फैक्टर का बात आ जाता है। जैसे ही हम लॉसेस की बात आ जाता है ना, जैसे ही हम मान लीजिए बाई ट्रांसफॉर्मर कुछ फर्नेस को चला रहे हैं, कुछ भी चला रहे हैं, तो ये इंडक्टिव लोड है, यहाँ पर लॉसेस होना डेफिनेटली बात है, तो पावर फैक्टर की बात आ जाता है। स्टैंडर्ड पावर फैक्टर हम कितना पकड़ते हैं? 0.8, ओके, 0.8, तो कितना हो जाएगा? 8 मेगावाट। 8 मेगावाट यदि 0.8 की हमें फर्नेस है तो सेकेंड प्राइमरी करंट कितना हो जाएगा? 63 इंटू 8, 504 हमारी 504
504 सेकेंडरी करंट हो गया, सॉरी 504 क्या हुआ, प्राइमरी करंट हो गया बाय प्राइमरी वोल्ट, सॉरी सेकेंडरी वोल्टेज भी हमें डाटा में मिल जाता है। सेकेंडरी वोल्टेज हमको मानकर चलिए कितना रहेगा, हम सपोज यहां पर सपोज सेकेंडरी वोल्टेज 10 एमवीए में 8 मेगावाट में चल रहा है फार्नेस, 200 के आसपास, 200 के आसपास नहीं 155 के आसपास सेकेंडरी वोल्टेज हमें मिल जाएगा। अब इसको हम कैलकुलेशन करते हैं। ओके, IS इक्वल टू 35,696 एम्पियर। ओके, देखा गया सेकेंडरी करंट 35,699 हमारा कैलकुलेशन के आधार पर आ रहा है। ओके, कैलकुलेशन के आधार पर आ रहा है। ओके, अब यहां पर समझने वाली बात है दोस्तों कि मैंने 8 मेगावाट मेरा लोड चल रहा है, 8 मेगावाट मेरा लोड चल रहा है, 8 मेगावाट लोड में हमारा 35,696 किलो एम्पियर जो आ रहा है कैलकुलेशन के आधार पर आना चाहिए, कैलकुलेशन के आधार पर आना चाहिए। किसके कैलकुलेशन के आधार पर, जो मैंने फॉर्मूला दिखाया ना, VS इंटू VP इंटू IP, VS इंटू IS। कहने का मतलब दोस्तों प्राइमरी वोल्टेज इंटू प्राइमरी वोल्टेज इंटू प्राइमरी करेंट, प्राइमरी वोल्टेज इंटू प्राइमरी करेंट डिवाइड बाय सेकेंडरी वोल्टेज। सेकेंडरी करंट जैसे जब हम निकालेंगे उसका फॉर्मूला क्या है दोस्तों, उसका फॉर्मूला, ये तो ट्रांसफार्मर का मेन फॉर्मूला हो गया। इस फॉर्मूला के आधार पर आप सेकेंडरी वोल्टेज भी निकाल सकते हैं, प्राइमरी करंट भी निकाल सकते हैं, प्राइमरी वोल्टेज भी निकाल सकते हैं। ये मेन बेस फॉर्मूला हो गया। जैसे हम सेकेंडरी करंट की बात आती है, सेकेंडरी करंट निकालने की बात आती है, तो प्राइमरी वोल्टेज इंटू प्राइमरी करंट डिवाइड बाय सेकेंडरी वोल्टेज, ये पैरामीटर में इजिली मिल जाता है। तो हमको कितना मिला कैलकुलेशन कर 35,696 एम्पियर मिला। अब देखा जाए कि पारामीटर में 31,000 करंट चल रहा है, पारामीटर में 31,000 करंट चल रहा है। तो हम कंफ्यूजन हो जाते हैं, अरे हमें कैलकुलेशन के हिसाब से नहीं मिल रहा है। ओके, कैलकुलेशन के हिसाब से नहीं मिल रहा है, अरे देखो तब कहीं पर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, या डाटा में प्रॉब्लम है, या कहीं कुछ प्रॉब्लम है। अब हम आपको समझाते हैं दोस्तों, हम आपको समझाते हैं कि प्रॉब्लम कहां पर होता है। अब हम समझाते हैं, पैरामीटर में 31,000, कैलकुलेशन के आधार पर 35,696। चलिए ये दो चीज को रखकर हम सबको मिटा देते हैं। मैंने कैलकुलेशन करके बता दिया कि कैलकुलेशन के आधार पर हम सेकेंडरी करंट कैसे निकालेंगे। अब मैंने देखा कि कैलकुलेशन का हमें 35,000 मिला, हमारे पैरामीटर में 31,000 चल रहा है। मैं हमारा सेकेंडरी वोल्टेज कितना था, सेकेंडरी वोल्टेज कितना था 155 वोल्ट। ओके, सेकेंडरी करंट कितना था 509 के आसपास, और वोल्टेज कितना था, सॉरी प्राइमरी करंट 909। ओके, लोड कितना था 8 मेगावाट, और प्राइमरी वोल्टेज कितना था 11,000। ये हमारा डाटा था। ये कैलकुलेशन के आधार पर 35,000 हमारा सेकेंडरी करंट मिला, सेकेंडरी करंट मिला। ओके, सेकेंडरी करंट 35,000 मिला, लेकिन हमारे जो पैरामीटर में लगा हुआ है ना वो 31,000 आ रहा है। तो हमारे जो प्रोसेस वाले भाई है ना वो हमको आकर बुलाया कि देखो भाई कैलकुलेशन के आधार पर ये 35,000 आ रहा है, लेकिन आपका यहाँ पर 31,000 आ रहा है, क्या प्रॉब्लम हो सकता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे बंदे को यह पता नहीं है दोस्तों। अब मैं आपको बताता हूं, ये सेकेंडरी वोल्टेज क्या है। मैंने जो कैलकुलेशन किया ना, ये सेकेंडरी वोल्टेज हमारा लाइन वोल्टेज है। पैरामीटर में जो कंट्रोल डेक्सीमीटर में जो लगा हुआ रहता है ना वो लाइन वोल्टेज है, सेकेंडरी लाइन वोल्टेज 155। सेकेंडरी लाइन वोल्टेज के आधार पर मैंने कैलकुलेशन कर ये 35,000 निकाला। ओके, लेकिन दोस्तों अब यहां पर जो कैलकुलेशन, सॉरी मीटर में 31,000 दिखा रहा है, ऐसा क्यों दिखा रहा है, ऐसा किस लिए हो रहा है, यह जानना आपके लिए बहुत ही जरूरी है। अब मैं आपको सिंपली बताता हूं दोस्तों, ये मीटर में ये करंट जो आ रहा है ना, सेकेंडरी करंट जो आ रहा है, नॉर्मली आजकल के डेट में कैलकुलेशन के आधार पर, बेसिस के आधार पर, प्राइमरी रेशियो के आधार पर मीटर लगा दिया जाता है। लेकिन उससे भी जो अच्छा है, जो आपको प्योर एकदम चाहिए, जो हमारा फर्नेस में सेकेंडरी करंट कितना ले रहा है, उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग नहीं, ऐसा होता है दोस्तों, हमारे सेकेंडरी साइड में सेकेंडरी सीटी लगाते हैं।
फुल लोड कैपेसिटी के हिसाब से। मैंने फुल लोड कैपेसिटी कितना बताया, 55,000 बताया ना। 18 MVA ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी करेंट 55,000 बताया ना। तो 55,000 के बेसिस पर हम सेकेंडरी करंट लगाते हैं। ओके, अब तीनों फेज में डिवाइड कर हम सेकेंडरी करंट लगाते हैं। 55,000 को √3 से यदि डिवाइड कर दिया जाए, 55,300 को √3 से यदि डिवाइड किया जाए, ओके दोस्तों, तो कितना आया, 31,000 समथिंग आ रहा है ना। 55,000 को √3 से डिवाइड किए तो 31,555 एम्पियर आ रहा है। अब ये सिंगल फेज की ट्रांसफॉर्मर मैंने लगा कर रखा हूं, 6 MVA का सिंगल फेज का ट्रांसफॉर्मर, 3 ट्रांसफॉर्मर लगा कर रखा हूं, तो 31,000। अब यहां पर सीटी देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इस बात को ध्यान दीजिए, ये आप नहीं समझ में आएगा, फिर से इसको एक बार वीडियो को देखिएगा दोस्तों। मैं बता रहा हूं कि सेकेंडरी करंट को हम पता करने के लिए किस आधार पर हम सीटी का कैलकुलेशन करेंगे, किस आधार पर, किस बेसिस पर हम अपने ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी साइड में सीटी लगाएंगे। तो सिंगल फेज की ट्रांसफार्मर है, तीनों फेज मिलाकर मेरा फुल लोड एम्पियर, सेकेंडरी एम्पियर 55,000 है। तो सिंगल फेज की यहाँ पर 6 MVA की ट्रांसफार्मर है, इसीलिए मैंने क्या किया, इसको डिवाइड कर दिया। 55,000 को 1.732 से डिवाइड कर दिया। 1.732 से जैसे ही डिवाइड किया तो मेरा सिंगल फेज ट्रांसफार्मर का फुल लोड करंट का कैपेसिटी निकल गया 31,000 समथिंग। ओके, 31,000 समथिंग। तो मैंने सिंगल फेज ट्रांसफार्मर लगा के रखा हूं, तो 31,715 मिल गया हमें करंट, समथिंग 31,000 मिल गया। तो 31,000 के हिसाब से हम यहां पर सीटी लगाएंगे। ओके, सेकेंडरी साइड में 31,000 बाई 5, यदि 31,000 बाई 5 की रेशियो की हमें सीटी मार्केट में अवेलेबल नहीं है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, अपने फेज को डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, यहाँ पर 3 या 4 सीटी लगा देंगे। सपोज मानकर चलिए 31,000 को मैं 3 से डिवाइड करता हूं, डिवाइड बाई इक्वल टू, ओके, 31,500 डिवाइड बाई 3, 10,500 बाई 5, 10,000 बाई 505 की 3 सीटी में एक सिंगल फेज सेकेंडरी साइड में सीटी लगा देगा, सीटी लगा दूंगा। 10,500 बाई 5 रेशियो की सीटी, 3 सीटी लगाऊंगा यहां पर। ओके, 3 सीटी, क्योंकि फुल लोड कैपेसिटी कितना है, 31,000 को मैंने 3 से डिवाइड किया तो कितना निकला, 10,500 बाई 5 रेशियो की 3 सीटी में एक ट्रांसफार्मर में तीनों ट्रांसफार्मर में लगा दूंगा। तीनों ट्रांसफार्मर में, सपोज एक ट्रांसफार्मर में 3 सीटी, एक ट्रांसफार्मर में 3 सीटी और एक ट्रांसफार्मर में 3 सीटी, कितना सीटी हो गया, टोटल 9 सीटी हो गया, टोटल 9 सीटी हो गया ना। अब इस 9 सीटी को हमें कलेक्ट कर लाना है, तीनों फेज की सीटी, एक फेज में 3 सीटी है, एक फेज में 3 सीटी है और एक फेज में 3 सीटी है। अब तीनों सीटी की जो करंट मेजरिंग हो रही है, यहां पर सीटी से हम क्या करते हैं दोस्तों, हाई करंट को लो करंट में कन्वर्ट करते हैं। सीटी से हम करंट नहीं देखते हैं, ये सीटी का काम है हाई करंट को लो करंट में कन्वर्ट करना। सपोज यहां पर हमारा सीटी रेशियो 10,500 है, 10,500 क्या है, इसकी प्राइमरी साइड की करंट है। सीटी मैंने लगाया सेकेंडरी साइड में, तो सेकेंडरी साइड का जो 10,000 एम्पियर है वो रीड कर ये लो करंट में प्रोवाइड करेगी। कहने का मतलब है सीटी की जो सेकेंडरी साइड की 5 एम्पियर, यदि 5 एम्पियर सेकेंडरी साइड में सीटी में आ रही है तो ये 10,500 के बराबर है। क्योंकि हम जो पारामीटर मीटर लगाते हैं ना, मीटर में 10,000 एम्पियर कनेक्शन कर हम रीडिंग नहीं कर पाते। मीटर का काम है सीटी द्वारा प्राप्त किए गए करंट को, 5 एम्पियर हो या 2.5 एम्पियर हो, करंट को लेकर सीटी की जो प्राइमरी करंट कितना ले रही है उसको दिखाना, मतलब ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी करंट कितना ले रही है उसको दिखाना। ओके,
तो आप चलिए 9 सीटी है तो 9 सीटी आ गया दोस्तों, एक एक फेज में 3 सीटी है, तीनों फेज का 9 सीटी था। अब यहाँ पर हमें मीटर में तो एक ही फेज दिखाना है ना, तो मैंने यहाँ पर क्या किया, समसन ट्रांसफार्मर लगाया। समसन सिटी ट्रांसफार्मर, समसन सिटी ट्रांसफार्मर लगाया। ओके, समसन सिटी ट्रांसफार्मर लगाया। अब समसन सिटी ट्रांसफार्मर की रेशियो क्या होगी, यहाँ पर एक एक फेज में 3 सीटी है तो क्या रेशियो हो जाएगी, 5 + 5 + 5 + 5। 3 समसन ट्रांसफार्मर लेंगे, एक पेज में 3 सीटी आ रही है, 3 सीटी आकर इसमें कनेक्ट हो जाएगा, और 3 सीटी आकर 5 + 5 + 5 + 5 इसमें कनेक्शन हो जाएगा, और 3 सीटी आकर 5 + 5 + 5 + 5 इसमें कनेक्शन हो जाएगा। तीनों फेज का सीटी इस समसन में आकर कलेक्ट हो गया, और इस समसन से फिर हमारा सेकेंडरी साइड में वायर केबल बाई केबल निकलकर पैरामीटर में कनेक्शन हो गया। हमें पैरामीटर में सेकेंडरी करंट मिल रहा है, क्या मिल रहा है, 31,000 मिल रहा है। अब हम हम सेकेंडरी करंट को कैसे लेकर आते हैं अपने कंट्रोल डेस्क तक, ये बात आपको समझ में आ गया। ओके, बाई समसन ट्रांसफार्मर सीटी लगाकर मैंने लेकर आ गया। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि देखा गया दोस्तों कि कैलकुलेशन के आधार पर हमारा 35,000 आ रहा है, लेकिन हमारे कंट्रोल डेस्क में दोस्तों, कंट्रोल डेस्क में 31,000 करंट आ रही है। मैं आपको इंटरेस्टिंग एक बात बताता हूं दोस्तों कि हमारा फेरोसबमर्ज्ड फार्नेस का जो कनेक्शन है किस तरह से रहता है। मैंने इसका क्लासेस बनाया हूं, उसको यदि मैं दिखाने लग जाऊं तो ये वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा। मैं सिंपली आपको जो लॉजिक है उसको समझाता हूं। सपोज ये 3 इलेक्ट्रोड है, ये सपोज 3 इलेक्ट्रोड है दोस्तों, एक सेल के अंदर में लगा हुआ है, एक सेल के अंदर में लगा हुआ है। ओके, यहाँ पर हमारा फिलिंग रहता है, क्या कार्बन पेस्ट फिलिंग रहता है ना, कार्बन पेस्ट फिलिंग रहता है। ये हमारा E1 E2 E3 है ना, E3 है ना। अब जैसे ही रॉ मटेरियल के संपर्क में आता है दोस्तों, रॉ मटेरियल के संपर्क में जैसे ही आता है तो ये आर्किंग स्टार्ट होता है। जैसे तीनों इलेक्ट्रोड रॉ मटेरियल के संपर्क में आता है, आर्किंग स्टार्ट होता है। अब मानकर चलिए कि कोई इलेक्ट्रोड ज्यादा धसा हुआ है, कोई इलेक्ट्रोड ज्यादा थोड़ा सा ऊपर है। जो इलेक्ट्रोड ज्यादा रॉ मटेरियल के संपर्क में है तो वह करंट ज्यादा लेगी ना, करंट ज्यादा लेगी। अब इंडक्टिव लोड होने के कारण जिस इलेक्ट्रोड में करंट ज्यादा ले रही है उस इलेक्ट्रोड की सेकेंडरी वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा। अब मैं आपको बताता हूं मैंने क्या कहा था दोस्तों, ये लाइन वोल्टेज है। लाइन वोल्टेज मींस फेज टू फेज को जब हम मेजरिंग करते हैं तो वह हमारा फेज टू फेज वोल्टेज लाइन वोल्टेज में कन्वर्ट हो जाता है। अब फेज वोल्टेज किसको कहते हैं आपको पता होना चाहिए दोस्तों। फेज वोल्टेज के लिए सेल के ठीक सेंटर में, सेल के ठीक सेंटर में एक कॉपर पाथ के द्वारा बाय इंसुलेशन द्वारा एक न्यूट्रल पाथ निकालकर लेकर आते हैं। फर्नेस का जो सेल है, सेल के ठीक सेंटर से कॉपर पाथ के द्वारा एक न्यूट्रल पाथ लेकर आते हैं। ये न्यूट्रल पाथ ट्रांसफार्मर में लगे हुए राइजर की जो सेकेंडरी वोल्ट की कनेक्शन है उसके साथ इस वोल्टेज और इस न्यूट्रल वोल्टेज को जब हम मेजरिंग करते हैं बाय मल्टीमीटर हो या पैरामीटर हो, इस टाइप के वोल्टेज को फेज वोल्टेज के नाम से जानते हैं। बोलचाल की भाषा में इसे अर्ग वोल्टेज के नाम से भी हम जानते हैं दोस्तों। क्लियर। अब मानकर चलिए कि लाइन वोल्टेज के द्वारा मैंने कैलकुलेशन करके देखा गया कि 35,000 तक हमारा 8 मेगावाट में हमारा 35,000 करंट ले रहा है, जबकि पैरामीटर में 31,000 एम्पियर दिख रहा है। ये जो 31,000 एम्पियर दिख रहा है ना, एक्चुअली यही हमारा सटीक एम्पियर है, यही हमारा सटीक एम्पियर है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आपको जस्ट अभी मैं बताऊंगा। अब मैं फंडा बताने के लिए जा रहा हूं दोस्तों। अब मानकर चलिए दोस्तों कि ये इलेक्ट्रोड ज्यादा थोड़ा धसा हुआ है। इस इलेक्ट्रोड से एक वोल्टेज, फेज वोल्टेज, इस इलेक्ट्रोड से एक फेज वोल्टेज।
ध्यान से समझिए दोस्तों, ये लाइन वोल्टेज जो पैरामीटर में आ रहा है 155 आ रहा है, इसमें से एक वायर फेज वोल्टेज, इसमें से एक वायर फेज वोल्टेज, दोनों फेज वोल्टेज को मिलाकर 155 वोल्ट हुआ। देखा गया दोस्तों कि इसमें से आप सपोज देखा गया कि इसमें से 155 को मैं यदि 2 से डिवाइड करूं, 155 को यदि 2 से मैं डिवाइड करूं, डिवाइड बाय 2, देखा गया 77, मतलब इसमें से भी 77 वोल्ट निकलना चाहिए, इसमें से भी 77 वोल्ट निकलना चाहिए, तब जाकर दोनों फेज वोल्टेज को मिलाकर 155 वोल्ट होता है। ठीक है, उस कंडीशन में पैरामीटर में जो हमारी करंट आएगी वो 35,000, कैलकुलेशन के हिसाब से 35,000 ही आना चाहिए। ओके, देखा गया दोस्तों, देखा गया कि यहाँ पर 100 वोल्ट निकल रही है और यहाँ पर 55 वोल्ट निकल रही है। ये 55 वोल्ट क्या है? इस इलेक्ट्रोड की अर्गिंग वोल्टेज है। कहने का मतलब इस इलेक्ट्रोड की अर्ग वोल्टेज है। इस इलेक्ट्रोड ने हाई करंट पकड़ कर रखा है। इस इलेक्ट्रोड की जो हमारी कॉन्टेक्ट प्लेन की कनेक्शन है, इस इलेक्ट्रोड ने हमारा करंट हाई फ्लो कर रही है, इसके कारण यहाँ पर इस इलेक्ट्रोड की वोल्टेज ड्रॉप हो गई है और इस इलेक्ट्रोड उतना करंट फ्लो नहीं कर पा रही है, कम करंट लेकर बैठा हुआ है, इसलिए इसमें 100 वोल्ट सप्लाई मिल रहा है। 100 वोल्ट सप्लाई और ये 55 वोल्ट सप्लाई हमारा क्या है? अर्ग वोल्टेज है। ये दोनों को मिलाकर अल्टीमेटली पैरामीटर में जो रेशियो आ रहा है 155 ही आ रहा है। अब हम वहां पर होता क्या है दोस्तों कि आपने इस कैलकुलेशन के आधार पर तो 35,000 देख लिया, लेकिन यहां पर आपका 31,000 एम्पियर आ रहा है। ओके, अब ऐसा इसलिए होता है दोस्तों कि यहाँ पर इस फेज में मैंने जो करंट सीटी लगाकर रखा हूं, इस पर यहाँ पर जो मैंने सीटी लगाकर रखा हूं, ओके, ध्यान से देखिएगा, समझिएगा बात को, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। यहाँ पर मैंने सीटी लगाकर रखा हूं, यहाँ पर भी मैंने सीटी लगाकर रखा हूं। अब होता क्या है दोस्तों कि यहाँ इसने तो वोल्टेज करंट हाई फ्लो कर रहा है, इसमें करंट बहुत हाई फ्लो कर रहा है, तो यह करंट सीटी का भी करंट जो है, प्राइमरी सीटी का जो करंट, सेकेंडरी सीटी का जो सीटी है, जिसके द्वारा से हम करंट को मेजरिंग कर कर अपने डिवाइस तक ला रहे हैं, पैरामीटर में 31,000 दिखा रहे हैं, तो होता क्या है, ये सीटी करंट ज्यादा ले रही है, तो यहाँ पर करंट ज्यादा मिलेगा, करंट ज्यादा मिलेगा। सपोज देखा गया कि यहाँ पर 2.5 करके ले रहा है और ये इसका वोल्टेज ज्यादा है, तो यह सीटी 1.5 या 0.9 या 0.9 करंट ले रहा है। अब ये दोनों मिलाकर ही ना ये हमारा करंट, ये भी जो करंट आ रहा है पैरामीटर में, ये भी तो सेकेंडरी लाइन करंट है ना, ये दोनों करंट को मिलाकर ये करंट यहाँ पर जनरेट हो रहा है। तो देखा गया कि इसका अर्ग वोल्टेज बहुत कम है, इसमें हमारा करंट बहुत ज्यादा फ्लो कर रहा है, इसका अर्ग वोल्टेज ज्यादा है, तो इसमें सेकेंडरी करंट कम फ्लो कर रहा है। यही कारण है ये दोनों करंट जब आपस में कनेक्ट होकर ही पैरामीटर में आ रहा है, क्योंकि ये सेकेंडरी लाइन करंट है, ये सेकेंडरी लाइन करंट है। यही कारण है दोस्तों, आप जब लाइन वोल्टेज के द्वारा ट्रांसफार्मर के दिए हुए फॉर्मूले के अनुसार आप कैलकुलेशन करते हैं, तो देखा जाता है कि कैलकुलेशन में 35,000 आ रहा है, जबकि पैरामीटर में 31,000 आ रहा है। लेकिन यहाँ पर आपको लॉजिक समझ में आ गया होगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रोड हाई करंट जनरेट कर रही है और एक इलेक्ट्रोड कम करंट जनरेट कर रही है, जिसके कारण इसका फेज वोल्टेज कम हो गया है और इसका फेज वोल्टेज ज्यादा हो गया है। तो यहाँ पर करंट जो है हमारा अनबैलेंसिंग हो गया है, और करंट अनबैलेंसिंग हो गया है, जो सीटी करंट मेजरिंग कर रही है उसके हिसाब से ही हमारा पैरामीटर में करंट मिल रहा है। अब पैरामीटर में जो करंट मिल रहा है ये हमारा अर्ग वोल्टेज की अनबैलेंसिंग कारण के वजह से इतना कम मिल रहा है। ओके, क्लियर? तो मैं एक लाइन में कह दूं दोस्तों कि आपकी अर्ग वोल्टेज यदि बैलेंस रहेगी,
आपकी फेज वोल्टेज, कहने का मतलब जिसको हम फेज वोल्टेज कहते हैं, फेज वोल्टेज कैसे मिलता है, इस सेंटर से एक न्यूट्रल की पाथ लेकर आते हैं और पर्टिकुलर एक इलेक्ट्रोड का जो वोल्टेज हमें मिलता है, ये दोनों को जब मेजरिंग करेंगे तो इसको हम फेज वोल्टेज के नाम से जानते हैं, या बोलचाल की भाषा में अर्ग वोल्टेज भी कहते हैं। ये अर्ग वोल्टेज यदि हमारा बैलेंस रहेगा ना, तो कैलकुलेशन के आधार पर सेकेंडरी करंट हमें एकदम बराबर मिलेगा, और अर्ग वोल्टेज यदि अनबैलेंस रहेगा ना, तो हमें कैलकुलेशन के हिसाब से पैरामीटर में सेकेंडरी करंट नहीं मिलेगा। अब इस तरह की जो कनेक्शन हमारे जिस प्लांट में या जिस इंडस्ट्रियल में रहता है ना, हम सीटी का काम क्या है, करंट को मेजरिंग करना, हाई करंट को लो करंट में कन्वर्ट कर कर पैरामीटर तक, डिवाइस तक देते हैं, जो हमें ओरिजिनल करंट को डिटेक्ट करता है, बताता है। लेकिन कैलकुलेशन के आधार पर नहीं मिलता है, तो कुछ बंदे जिसको पता नहीं है वो टेंशन में आ जाता है कि अरे भाई इसका रेशियो नहीं मिल रहा है, इसका, अरे नहीं, आपने यहाँ पर रॉ मटेरियल के हिसाब से आपने इलेक्ट्रोड को अपने हिसाब से, अब इलेक्ट्रोड तो हमारा, मैंने इलेक्ट्रोड में तो सप्लाई चार्ज कर दिया, लोड कब पड़ेगा, जैसे ही आपस में रॉ मटेरियल के आपस में कनेक्टिविटी होती है तो उसके बाद ही ना लोड जनरेट होता है। आप तो ऐसा नहीं है ना कि आप इलेक्ट्रोड में सप्लाई दे दिए हैं, अरे चलो माल देते जा रहे हैं, एक साइड से गलते हुए एक साइड से निकलते जा रहा है, इलेक्ट्रोड कांस्टेंट है। लेकिन इलेक्ट्रोड का तो आप ऑपरेशन कर रहे हैं ना, जब मटेरियल गल जाती है तो मटेरियल का बहाव अपने हिसाब से चेंजिंग होते रहता है, अपने हिसाब से चेंजिंग होते रहता है। यहाँ पर अब चेंजिंग होगा, जो कोई भी इलेक्ट्रोड में यदि मटेरियल ज्यादा कनेक्टिविटी होकर बैठा हुआ है तो इसमें करंट ज्यादा फ्लो करेगी, जिस इलेक्ट्रोड में हमारा मटेरियल कम फ्लो करके बैठा हुआ है उसमें करंट कम फ्लो करेगी। तो यहाँ पर होता क्या है, इसका अर्ग वोल्टेज में अनबैलेंसिंग हो जाता है, जिसके कारण सेकेंडरी करंट में भी अनबैलेंसिंग हो जाता है। कैलकुलेशन के हिसाब से तो मिलता नहीं है, लेकिन आप जब भी आप इस तरह की प्रॉब्लम हो तो सबसे पहले आप अर्ग वोल्टेज को चेक करें कि हमारा अर्ग वोल्टेज बैलेंस है कि नहीं। यदि अर्ग वोल्टेज बैलेंस है तो डेफिनेटली दोस्तों कैलकुलेशन के आधार पर हमें आपको डाटा 100% मिल जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आज जो मैंने वीडियो बताया ना, प्रोसेस वाले के लिए भी इंपॉर्टेंट था और इलेक्ट्रिकल वाले के लिए तो डेफिनेटली इंपॉर्टेंट था। तो चलिए फिर से मैं एक लाइन में आपको समझा देता हूं दोस्तों। मैंने आज को जो क्लासेस का जो मेन लॉजिक था हमारा कि एक 18 MVA की फार्नेस जिसकी फुल कैपेसिटी 18 MVA ट्रांसफार्मर जिसका फुल लोड क्या सेकेंडरी करंट 55,000 एम्पियर है। ओके, इसकी 55,000 एम्पियर है। अब इसका फॉर्मूला के मैंने क्या बताया था, प्राइमरी वोल्टेज, प्राइमरी करंट, सेकेंडरी वोल्टेज और सेकेंडरी करंट। ओके, प्राइमरी वोल्टेज इंटू प्राइमरी करंट इक्वल टू सेकेंडरी वोल्टेज इंटू सेकेंडरी करंट। ये हमारा ट्रांसफार्मर का फॉर्मूला है। अब यदि हमें सेकेंडरी करंट निकालना है तो सेकेंडरी करंट इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्राइमरी वोल्टेज इंटू प्राइमरी करंट डिवाइड बाय सेकेंडरी वोल्टेज। ओके, इस बेसिस पर हम सेकेंडरी करंट निकाल लेंगे, इस फॉर्मूला के आधार पर सेकेंडरी करंट निकाल देंगे। अब सेकेंडरी करंट किस डाटा के हिसाब से यदि मैच नहीं करता है, क्यों मैच नहीं करता है, इसके बारे में भी मैंने बताया। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को काफी अच्छा लगा होगा। इसी उम्मीद के साथ आज की क्लासेस को मैं समाप्त करता हूं। नमस्कार दोस्तों।